प्रदेश की राजनीति में इन दिनों ग्वालियर चंबल संभाग छाया हुआ है। वहां पे 16 सीटों में उपचुनाव होने हैं और अगर हम मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो भाजपा कांग्रेस दोनों अपना जो है पूरा दम इसी उपचुनाव में लगाएंगे। दोनों दल बहुत सक्रिय हो गए हैं और अब मध्य प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में ग्वालियर चंबल संभाग जो है, अगर हम टीआरपी की बात करें तो टीआरपी में सबसे हाई रेटिंग ले जाएगा। मेरे साथ बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद हैं, 7 बार से विधायक हैं, उसी एरिया से हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं। कद काठी पहन के ना जाइएगा, ऐसे बहुत दमदार नेता हैं, बहुत स्पष्ट बोलते हैं, राजनीति में बहुत सक्रिय हैं और कांग्रेस में भी जो है इन दिनों जो है एकदम इनका जो है हम कह सकते हैं कि परचम सा लहरा रहा है। चलिए हम मिलते हैं इनसे IND विशेष में। डॉक्टर गोविंद सिंह जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत धन्यवाद आपको जी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये ग्वालियर चंबल संभाग की, जहाँ पे 16 सीटें हैं, जहाँ उपचुनाव होने हैं। अगर हम कहें तो सबकी नज़र जो है वहीं पे है, अर्जुन की आंख की तरह जो एकदम है उसी पे फोकस है सबका, बीजेपी का, कांग्रेस का। कांग्रेस क्या रणनीति अपना रही है? आप लोगों के कई मीटिंग हो रहे हैं इन दिनों। जहाँ तक सवाल है, जो भारतीय जनता पार्टी में हमारे साथी पूरे प्रदेश के 22 और ग्वालियर चंबल संभाग के 16 जी हमारे साथी हमें छोड़कर कुछ लालच में या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के दबाव में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई से, मेहनत से जो विधायक और मंत्री बने थे, उन्होंने पार्टी के साथ अन्याय किया, धोखा किया और सरकार गिराकर जो जनता 15 वर्षों से जिन कार्यकर्ताओं ने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा था, उनकी आशाओं पर पानी फिर दिया है। जनता जो है उस पे वार करेगी। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो आप लोग भी जो प्रत्याशी चयन जिसको लेकर आप लोगों की मीटिंग चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के बंगले पे जो बार बार आप लोगों की मीटिंग, उस पर भी कई जो है आप लोगों में भी विरोधाभास है, वहाँ पे भी जो है रोष की बातें सामने आ रही हैं। अजय सिंह जी अपोज कर रहे हैं चौधरी राकेश सिंह जी के, अगर उनको टिकट मिल जाए तो वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो कांग्रेस में भी तो इस वक्त जो है काफी अंतरकलह है। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस जिंदा दिलों की मर्दों की पार्टी है। वहाँ विचारधारा पूरी तरह से स्वतंत्र है, प्रजातांत्रिक तरीके से बहस होती है, चर्चा होती है। हर व्यक्ति और हर नेता अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक रखता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं, विधायकों, नेताओं की बात केवल रखी जाती है, सुन सकते हैं, उनको कहने के अपनी बात का अधिकार नहीं रहता। भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से तानाशाही है और वहाँ लोग अपनी विचारधारा या मन की बात नहीं कह पाते। कांग्रेस में ये जब तक मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद तो हो, अगर प्रजातंत्र में मतभेद नहीं होगा, बहस नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी, तो समुद्र में भी जब मंथन हुआ तो तब अमृत निकला जी, था। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि मनभेद नहीं है, मतभेद है, लेकिन वो मनभेद ही तो था जिसके कारण आज आपकी जो सरकार थी वो आज आप लोग हाशिए में चले गए हैं। आपकी सरकार नहीं है, वो आप लोगों के बीच का मनभेद ही तो था। जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो हम कमलनाथ जी की बात करें, दिग्विजय सिंह जी की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात करें, वो मनभेद तो था। तभी तो सिंधिया जी ने जाके जो है कमल को अपना लिया, हाथ का दामन छोड़ दिया उन्होंने। नहीं, जहाँ तक सवाल है कि उनमें मनभेद नहीं था, मतभेद तो वैचारिक स्वतंत्रता है, अपने अपने विचार होते हैं। लेकिन सिंधिया जी का हजारों साल का इतिहास है, उनके परिवार का, खानदान का, और समय पे मतलब उनके परिवार के द्वारा आज़ादी की लड़ाई में भी उनके पूर्वजों ने क्या किया था। माननीय लक्ष्मीबाई के 1857 के आंदोलन में अगर सिंधिया खानदान, उस समय के तत्कालीन महाराजा सिंधिया अगर अंग्रेज़ों का साथ नहीं देते तो हमारा देश 1947 के बजाय
1857 में 90 वर्ष पूरा आज़ाद हो गया होता। ये बात पूरा इतिहास साक्षी है और इस बात को मार्क्स ने अपनी लिखी हुई किताब में भी सिंधिया का उस समय के आज़ादी के 57 के स्वतंत्रता संग्राम में क्या रूपरेखा की वो उसका वर्णन लिखा है। ब्रिटेन में जो लाइब्रेरी है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसमें भी अनेक दस्तावेज ऐसे मौजूद हैं, उनमें भी इस बात का उल्लेख है कि अगर उस समय 1857 में सिंधिया महाराजा अगर साथ दे देते, महारानी लक्ष्मी के बाद साथ, तो अंग्रेज़ लोगों ने उस समय ही अंग्रेज़ पूरा अपने हिंदुस्तान से बोरिया बिस्तर बांध के चला जाता और भारत 90 वर्ष पूर्व स्वतंत्र हो जाता। तो उनका कोई दोष नहीं है, वो तो ऐतिहासिक है। चलिए, आप कह रहे हैं उनका दोष नहीं है, इतिहास में ये लिखा हुआ है। तो जब तक माधवराव सिंधिया भी तो आपके कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग थे, वो भी बड़े लीडर थे, ज्योतिराज सिंधिया भी तो आपके ही पार्टी में थे, तब तो ये बातें आप लोगों ने नहीं की। मैं तो इस बात को हमेशा से कहता रहा हूँ। हमारे 2014 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था मुरैना से ऊपर संसदीय क्षेत्र से, उस समय भी सिंधिया जी ने ज्योतिराज ने मेरे साथ क्या किया था उसका उल्लेख भी मैंने किया था समाचार पत्रों में, टीवी पे, और साफ साफ कहा था कि उन्होंने अपने इतिहास से लगातार दोहरा रहे हैं। पार्टी को इसमें सचेत रहना चाहिए, लेकिन पार्टी में उनका वैभव उन्होंने बना रखा था अपनी सामंतशाही का चमक दमक दिखाकर, तो हमारे नेताओं से संपर्क बनाकर, तो वो उनकी बातों में आकर उनके उसमें आके उनका बड़ा वैभव के कारण कुछ नहीं कह पाए। और सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जीवन राजनीतिक माधवराव सिंधिया जी और उनके पुत्र श्री ज्योतिराज सिंधिया द्वारा नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो राजनीतिक रूप से कभी पनपने ही नहीं दिया। तो ये तो उनका इतिहास था, चलता रहा, सच्चाई भी है, इसलिए मैंने पहले ही उल्लेख किया है। लगातार मेरे पास हमारे राष्ट्रीय नेताओं को लिखे हुए पत्र हैं, मौजूद हैं, और दस्तावेज मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ, और जो मौका आएगा तो उनको प्रकाशित भी कर दूंगा। मतलब आप शुरू से कांग्रेस पार्टी में आला नेताओं को ये वार्न करते रहे थे सिंधिया लोगों के खिलाफ, और आपकी बात नहीं सुनी गई, आप यही कह रहे हैं? पूरी तरह से यही सच्चाई है। और जब अब सिंधिया जी जब चले गए हैं बीजेपी में, तब अब बीजेपी में चले गए, हार गए चुनाव, जनता ने उनको ठुकरा दिया। जो उनकी चमक दमक बनाए हुए थे दिल्ली में, पूरे देश में, प्रदेश में, कि सिंधिया के बिना पत्ता नहीं हिलता। मैं शुरू से ही कह रहा था कि ग्वालियर नगर में 50 वर्ष से चुनाव हार रही है, टिकट सिंधिया जी की इच्छा से मिलता है, क्यों हार रही है? लगातार 30-35 वर्षों से ग्वालियर संभाग की 4 लोकसभा सीटों में से केवल सिंधिया जी अकेले जीतते थे, बाकी क्यों हारती थी? लेकिन उन्होंने इतना अपना आभा मंडल बना रखा था कि हम जैसे कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी गई, और वही नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए उन्होंने इतनी अपनी शक्ति अर्जित कर ली कि हमारे साथ के 18 विधायक, बाद में फिर 3-4 और को लेके भारतीय जनता पार्टी से अपने निजी स्वार्थों के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, मंत्रिपद बनने के लिए लालच थे, उसके लिए धोखा देकर, पार्टी के साथ धोखा देकर हमारी सरकार गिराई है। जनता अब उनको इस प्रकार माफ़ नहीं करेगी। आगामी जब भी चुनाव आएगा, तब भी जो परिणाम शिवपुरी गुना की जनता ने ज्योतिराज सिंधिया को लोकसभा में दिया है, वही परिणाम आगे भी इनको मिलेगा। अभी जो बात चल रही, चलिए हमने इतनी बात की सिंधिया जी के बारे में, हम आपके बारे में बात करते हैं। आप इतने वरिष्ठ नेता, आप कह रहे हैं, आपने अपने आप को कह दिया कि कार्यकर्ता की बात नहीं सुनी गई। आप 7 बार के विधायक हैं गोविंद सिंह जी, और अब तो इन दिनों आपके नाम की चर्चा है कि आपको नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंपी जाएगी। ये बात ऐसा है, मैं अपने को साधारण कार्यकर्ता मानता हूँ। कांग्रेस का यही तो दुर्भाग्य है कि यहाँ सही बात, सच्चाई कहने वालों की बात सुनी नहीं जा रही, और अगर इसी प्रकार का जो रवैया चला तो आगे भी जो दुर्गति अभी हुई है कांग्रेस की, उसमें कहीं कोई, हमें लगता है कि ऐसा एक आध और कोई सिंधिया पैदा हो जाएगा,
वो भी इस प्रकार का काम करेगा। मतलब ये आप एक तरह से भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगर सच्चाई नहीं सुनी कांग्रेस ने तो ऐसे हादसे और हो सकते हैं, यही कह रहे हैं आप? निश्चित रूप से मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि सच्चाई नहीं सुनी जा रही थी, तो अभी जब भी हम ये बात करते हैं, जो 22 विधायक जो सिंधिया जी के साथ चले गए, जब उनसे बात करते हैं तो वो यही बताते हैं कि उनसे तो बात ही नहीं करते थे कमलनाथ जी, चलो 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 करके भगा दिया जाता था, उनकी सुनते ही नहीं थे। तो अगर पार्टी लीडर, कमांडर जो है वो अगर इस तरह से बर्ताव करेगा तो कैसे होगा? तो इनकी इस बात को तो आप मानेंगे? अब जहाँ तक मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जिनके साथ हुआ होगा, अगर वो कह रहे हैं तो हो सकता है उनके साथ ऐसा बर्ताव हुआ हो, क्योंकि मेरे सामने तो ऐसी बात नहीं आई, इसलिए मैं इस बात को नहीं कह सकता कि उनके साथ भी हुआ हो। और अगर अनेक लोग कह रहे हैं तो थोड़ा कुछ ना कुछ तो सच्चाई होना चाहिए। एक दूसरी बात जो आरोप लगाते हैं वो ये भी कहते हैं कि ये जो सरकार चल रही थी ये रिमोट कंट्रोल से चल रही थी, जिसका रिमोट जो है दिग्विजय सिंह जी के पास था। बोले अगर ये नहीं होता तो सब सही रहता। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखेंगे? मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि अगर कुर्सी पे बैठा हुआ शासक अगर रिमोट कंट्रोल से चलता है तो फिर वो शासन में बैठने लायक नहीं है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा फैलाई जा रही है कि दिग्विजय सिंह रिमोट कंट्रोल थे। जहाँ तक मुझे जानकारी है, दिग्विजय सिंह पार्टी के सच्चे नेता के रूप में कार्य कर रहे थे, पार्टी की मदद कर रहे थे। और मैंने तो कभी 1-1.25 साल में ऐसा कोई मामला मेरी नज़रों में नहीं आया जो दिग्विजय सिंह के इशारे पर मैंने काम किया हो। एक आरोप और लगता है कि कमलनाथ जी के समय में जो है कोई काम नहीं हुए, किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री के काम नहीं हुए, जो काम हुआ, जो पैसा आया सब छिंदवाड़ा में गया। आपके काम हुए? आप तो मंत्री थे। नहीं, मैं तो जहाँ तक सवाल है जो बजट के अनुसार जो मैंने दिया, अब चूँकि आर्थिक स्थिति इस बात की तैयारी नहीं देती थी कि तैयार इतना पैसा हो कि सब काम कराएं, लेकिन हर बजट में जो हमने आवश्यकता थी उसके अनुरूप हमारे क्षेत्र में काम स्वीकृत हुए हैं। इस बात से मैं इनकार नहीं सकता। हाँ, ये बात सही है कि मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में चूँकि समूचे मंत्रिमंडल का है तो उन्होंने, हो सकता है कि उनके क्षेत्र में कुछ ज़्यादा बजट राशि खर्च की गई हो या मंजूर की गई हो, लेकिन ऐसा आरोप गलत है कि केवल छिंदवाड़ा में विकास की बात चली है और क्षेत्रों की नहीं। अच्छा, चलिए एक सवाल है, ये तो काल्पनिक सा सवाल है क्योंकि अब तो हो गया है, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ही थे, आप लोगों की सरकार नहीं है, 1.5 साल की आपकी सरकार है। लेकिन आपको लगता है अगर हम टाइम में वापस जाएं, अगर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं बनते, कोई और बनता तो शायद ये सरकार चल जाती, पूरे अपना टर्म पूरा कर लेती 5 साल का? ऐसा कभी आपके मन में आता है? क्योंकि कमलनाथ जी दिल्ली के नेता हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति से उतने फेमिलियर नहीं थे, लगता है ऐसा कभी? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि कमलनाथ जी पूरे परिपक्व राजनेता हैं, हर क्षेत्र में उनका अनुभव है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी, और उनकी जो पकड़ है वो ग्रामीण क्षेत्र तक थी। लेकिन अधिक व्यस्तता के कारण अधिक योजनाएं बनाए, सरकार की आर्थिक गंभीर स्थिति थी, आर्थिक संकट से उबारने के लिए वो नए नए स्कीम लाते थे, नई प्लानिंग करते रहे, इसलिए इतना ज़्यादा जनता के बीच समय नहीं दे पाए। हो सकता है इसी से हमारे विधायक वगैरह को थोड़ी नाराज़गी हुई हो, लेकिन उनकी जो सोच थी और आगे प्रदेश को ले जाने की जो उनका विचार था, सपना था, उस सपने को जो हमने नज़दीकी से देखा है, अगर वो सरकार लगातार चलाते रहते 4-5 वर्ष तो मध्य प्रदेश का नक्शा भी कुछ अलग होता, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 पर पहुंच जाता। चलिए हम आपकी बात करते हैं। आपके जैसा मैंने अभी पूछा था कि नेता प्रतिपक्ष के लिए आपका नाम चल रहा है, साथ में 2 और नाम भी चल रहे हैं, सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी। आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाब से इन तीनों में से कौन अच्छा रहेगा नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में? इसलिए नहीं कह सकता कि न तो मैं बना रहा हूँ, हाँ, और न मेरे कहने से कोई बन रहा है। हाँ। ये तो पार्टी नेतृत्व को स्वयं देखना चाहिए कि किसकी योग्यता है, किसकी सीनियरिटी है, किसका काम है,
और पार्टी अगर इस प्रकार के कभी कभी गलत निर्णय ले लेती है तो उसका परिणाम भी पार्टी को भोगना पड़ता है। तो पार्टी को देखना चाहिए और सही डिसीजन लेना चाहिए। सही डिसीजन सोच के, जनता की राय से, पिछला अनुभव, कौन व्यापार धंधे कर रहा है, कौन राजनीति में पूरी तरह जनता की लड़ाई लड़ रहा है, कौन सेवा कर रहा है, ये पार्टी नेतृत्व को देखने का दायित्व, कर्तव्य, धर्म होता है कि जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं या शासक हैं या पार्टी के हमारे मुखिया कर्ता धर्ता हैं, उनको भी बड़े दिल से, संपूर्ण निगाह से फैला के समानता का रूप दृष्टि रखते हुए अपना निर्णय देना चाहिए, न कि भ्रष्टाचार जैसा। बिल्कुल, बहुत अच्छी और बात अगर आपने भ्रष्टाचार के पदचिन्हों पर चलेंगे हाँ। तो जो महाभारत में हुआ है वो भी महाभारत कांग्रेस में कभी टलता नहीं है, न टलेगा, कोई भी दल हो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो कुर्सी में बैठा है, जो डिसीजन, जिसके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, उसको ध्यान रखना चाहिए, सब चीज़ों का समावेश करके कोई डिसीजन लेना चाहिए। अभी जिन सीटों पे उपचुनाव होना, हम जैसे बात कर रहे हैं चंबल ग्वालियर संभाग की, तो क्या, जैसा हम लोग सुन रहे हैं कि कमलनाथ जी की ऐसी रणनीति है, कांग्रेस की ये रणनीति है कि जब भाजपा में अब जब असंतोष पनपेगा, मंत्रिमंडल, ये विधायक, जैसे ये 22 विधायक जो गए हैं, अगर उनको टिकट दिया जाता है तो जो बीजेपी के जो वरिष्ठ, जो पुराने नेता हैं, वो अपनी नाराजगी प्रकट करेंगे। तो क्या आप लोग उनको कांग्रेस में ला के उनको टिकट देने का ऐसा कुछ मन बना रहे हैं इस रणनीति पे? जहाँ तक मेरी स्वयं की मान्यता है, मैं आया राम गया राम में विश्वास नहीं रखता। मेरा तो ठोस मत है कि स्वार्थ के कारण जो लोग आज दल छोड़ के कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं, नेताओं ने जो वर्षों से खून पसीना लगाया है, उनके साथ छोड़कर और अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी में लाकर सम्मान करना मैं उचित नहीं मानता, और न मैं इसके पक्ष में हूँ कि बाहर से आए हुए लोगों को हम अपने भाई, अपने कार्यकर्ता मित्रों को खून पसीने की कमाई से सींच कर इस पार्टी को बड़ा फैलाया है, उनके साथ कुठाराघात हो और आने वाले लोगों को महिमामंडित करें, इस बात के मैं पूरी तरह से खिलाफ हूँ। अभी बीच में जो है, अभी इन दिनों जो हम सुन रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ जी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीच में दूरियां भी हैं, दूरियों की खबर आ रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? अब ये तो दोनों नेताओं से पूछ सकते हो। आप लेकिन साथ में रहते हैं ना, दोनों के आप साथ हैं, आप इतने सीनियर हैं। नहीं, ये तो अब ऐसा नहीं, जो सबको जनता को दिख रहा है कि भाई आज जो परिस्थितियां हैं, ये बात आपके द्वारा मुझे भी कई लोग कहते हैं कि दूरी है। जब मैं दिग्विजय सिंह से पूछता हूँ, कल ही मिला था दिग्विजय सिंह जी से, तो मैंने कहा कि ये क्या, बोले नहीं हम अपना काम कर रहे हैं, कोरोना की वजह से अपने घर पर हैं और हमारे लीडर कमलनाथ जी हैं, आप सब पूरी ताकत के साथ कमलनाथ जी के साथ रहिए और आगामी जो चुनाव है उसमें भरपूर ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए अपने लीडर कमलनाथ का सहयोग करें। तो मैं कहाँ समझता हूँ कि मतभेद है। अगर ऐसी बात होती है, दिग्विजय सिंह इस प्रकार की बात नहीं करती। इतना लंबा राजनीतिक आपका अनुभव है, 7 बार के विधायक हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं, हमने कभी आपको कोई सलाह मशवरा देते हुए नहीं सुना, कोई चिट्ठी, ना कोई पत्री। आजकल देखिए कोरोना का समय है, लॉकडाउन का समय है, हर कोई चिट्ठी लिख रहा है, पत्री लिख रहा है शिवराज सिंह चौहान को, चाहे हम देखें कमलनाथ जी लिख रहे हैं, दिग्विजय सिंह लिख रहे हैं, और भी कई नेता लिख रहे हैं। आप कभी कुछ नहीं, इतने लो प्रोफाइल रहते हैं। जहाँ तक सवाल है, तो हमारी पार्टी में बहुत बड़े नेता हैं तो बड़े नेता ही जब चिट्ठी लिख रहे हैं तो हम लोगों की आवश्यकता नहीं। कार्यकर्ता एक सिपाही के रूप में काम करता हूँ। आप अपने आप को बार बार कार्यकर्ता कह रहे हैं, सिपाही कह रहे हैं? नहीं, वास्तव में हूँ। हाँ। और सच्चाई ये है, पार्टी भी हमें कोई बड़ा नेता नहीं मानती। कांग्रेस पार्टी ना हमें मानती है। जब हमारी पार्टी हमें नहीं मानती तो मैं कैसे अपने को नेता मानूं? मैं तो कार्यकर्ता मानता हूँ, कार्यकर्ता रहता हूँ। अच्छा, कैसा क्या होगा जो आपको, क्या ऐसा करे पार्टी जो आपको लगेगा कि आप बड़े नेता है? आप बताएं, कभी हम आज तक करीब 7 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, 30-35 साल से कार्य कर रहे पार्टी में। हाँ।
तो पार्टी में कभी भी नीतिगत निर्णयों में हमें बुलाने के राय लेने की पार्टी ने कभी सोची नहीं, समझी नहीं। जो आदेश देते हैं हम पालन करते हैं। तो हम कैसे मान लें कि आज हम बड़े नेता हैं? तो मतलब मन में मेरे में ऐसी क्वालिटी नहीं है हाँ। कि मैं सलाह मशवरा या मेरे बुद्धि विवेक नहीं है इतना कि मैं उनको सलाह दूं, वो हमारी राय लें, राय से चलें। मतलब ये मन में टीस है ना आपके? ये नहीं, टीस नहीं है, सच्चाई है। हाँ। तो सच्चाई है, मैं किसी के कहने से डरता भी नहीं हूँ। न तो वो वास्तविकता वो कह रहा हूँ कि अगर आप कह रही कि बड़े नेता है, सलाह मशवरा, तो हमसे तो कोई किसी ने ली नहीं। आज तक जो नीतिगत पार्टी में निर्णय होते हैं, आदेश हुआ ऐसा करना, तैयार रहते हमेशा, पालन करता हूँ। तो मतलब जो आप लोगों के इंटरनल मीटिंग्स होते हैं, जब सलाह मशवरा आता तब भी आप कुछ नहीं बोलते, आप चुप रहते हैं, ऐसा कहना नहीं, चाह रहे हैं? सलाह मशवरा तो जनरल बात होती है। तो जनरल बात हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई नीतिगत निर्णय या कोई योजना बन रही हो उसमें हमें शामिल किया गया हो, न किया जाता है, न है। तो इसलिए हमें उसी श्रेणी में, नेता की श्रेणी में नहीं आती, और हम कार्यकर्ता की श्रेणी में आता हूँ, इसलिए कार्यकर्ता कहता हूँ। इसलिए कार्यकर्ता के रूप में, सिपाही के रूप में। चलिए, हम आपकी इतनी राजनीति की हम लोगों ने इतनी बात की, आप थोड़ा सा गोविंद सिंह का जो है एक अनछुआ पहलू, उसके बारे में थोड़ा बताएं। पर्सनल लाइफ में आप कैसे हैं, क्या करते हैं? किताबें पढ़ते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, क्या करते हैं? मेरा कोई भी शौक नहीं है, किताबें पढ़ने का समय मिलता नहीं है, क्योंकि मुझे ध्यान है राजनीति में जब से मैं शुरुआत छात्र जीवन से ही, सुबह जब सो के जलता हूँ तब हम जनता के बीच रहता हूँ। जब मैं अपने घर पर सो के जगह मंजन किया, 10 लोग आ गए, डॉक्टर साहब, मैंने कहा बैठो चाय पियो, आ रहा हूँ। और मैं नहा के सीधे आए, दिन भर मिलना, शाम को रात को 11 बजे 12 बजे तक जब हैं तो लोग बीच रहते हैं। और मतलब हमारा कुल मतलब है जनता भी हमें सुबह जगाती है, जनता ही रात को सुलाती है। तो ऐसा चलिए, एक आखिरी सवाल बस पूछना चाहूँगी। आपने अपने आप को बताया आप एक कार्यकर्ता हैं, डिसिप्लिन सिपाही हैं कांग्रेस पार्टी के। अब जब इतने साल हो गए पॉलिटिकल लाइफ के, अभी क्या मन में रहता है कि अभी क्या ऐसा कुछ ऐसा सपना, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगती हो कि ये चीज़ या ये रोल या ये पद, किसी चीज़ की लालसा? देखो, जहाँ तक सवाल है, पद न तो लालसा से मिलता है और न चाहने से मिलता है। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान किस्मत से भी मिलता है, कर्म के अलावा किस्मत हो। आपने IND 24 से इतनी अच्छी बातचीत की हमारे इस प्रोग्राम के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे, अगर हम कहें तो, बेबाक डॉक्टर गोविंद सिंह जी। आपने जैसे सुना, एकदम कॉन्फिडेंट है, उनको पता है उनकी जगह क्या है पार्टी में। हालांकि वो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनको इस बात से भी बिल्कुल भी वो उनको कहने में कोई ये झिझक नहीं आती, हिचक नहीं है उनके अंदर कि मैं तो एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। वो इस बात को एडमिट नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में एक हल्की सी कसक है कि शायद पार्टी कभी उनसे सलाह मशवरा करती, उनके इतने साल के राजनीतिक जो उनका जो एक्सपीरियंस है उससे उन पर सलाह मशवरा करती। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर वो सच बोलते हैं, बेबाक बात करते हैं, अगर उनकी बात सुन लेती पार्टी, तो अभी जो स्थितियां हुई हैं 1.5 साल की, जो कमलनाथ की सरकार में जिस तरह से सिंधिया रूठ के कमल को अपना लिया, तो बोले ये सब चीज़ें शायद नहीं होती अगर पार्टी में बात होती, लोगों की बात सुनी जाती, सच्चाई को सुनी जाती। और दूसरी बात है, वो सिंधिया जी को भी उन्होंने बहुत क्लियरली उन्होंने कहा है कि उनका इतिहास उठा के देखना चाहिए, लोगों को इतिहास के पन्नों में जाना चाहिए। ये उनकी फैमिली हिस्ट्री में है, फैमिली ट्री में है दगा देना, और यही उन्होंने किया है। तो IND विशेष में आज बस इतना ही। अगले बार हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।